खबरों की दुनिया से अब होगी रोजाना मुलाकात। गली चौराहे नुक्कड़ से होगी आपके हक की बात। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। खबरें वो जिनसे होगा आपका सीधा सरोकार। जनता के मुद्दों को उठाएंगे हम, क्योंकि हम हैं ENI न्यूज, आपकी आवाज। देखिए प्राइम टाइम रात 9 बजे। नमस्कार, मैं KN गुप्ता ENI न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम में हमारे साथ हमारी खास पेशकश, आपका शहर आपकी खबर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का महिलाओं के लिए दिया गया स्लोगन लड़की हूँ लड़ सकती हूँ उत्तराखंड में धाराशायी होता दिखा। प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड में 40 महिलाओं को टिकट देने का दावा किया था, लेकिन अब प्रियंका ने उत्तराखंड में पहली सूची जारी कर सिर्फ 3 महिलाओं पर ही विश्वास जाहिर कर उनको चुनाव के योग्य समझा है और उनको पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी का फर्क लोगों को दिख रहा है। आपको बता दें कि चुनाव से ठीक पहले महिलाओं को लुभाने के लिए कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में न सिर्फ 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कही थी, साथ ही लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का स्लोगन भी जारी किया था। कांग्रेस के स्लोगन ने उत्तराखंड में पार्टी की मंशा को साफ कर दिया है। यहां से सिर्फ 3 महिलाओं को ही टिकट दिया गया, जिसमें भगवानपुर सुरक्षित सीट से ममता राकेश, मंसूरी से श्रीमती गोदावरी थापली और रुद्रपुर से मीना शर्मा का नाम शामिल है। 53 लोगों की पहली सूची में सिर्फ 3 महिलाओं का नाम शामिल होने से चर्चाओं का बाजार गर्म है, तो कांग्रेस को लेकर यहां सवाल उठना अब लाजमी है। निश्चित है कि अब विरोधी पार्टियां इसको हथियार के रूप में इस्तेमाल करेंगी। ENI ब्यूरो उत्तराखंड डेस्क। यूपी में विधानसभा चुनाव के चलते राजनीति गर्म है। इसी के चलते बसपा भी चुनावी तैयारियों में जुटी है। इन्हीं तैयारियों के बीच पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री नकुल दुबे ने ENI संवाददाता आयुष राठौर से खास बात की। उन्होंने ENI न्यूज की लॉन्चिंग पर इस दौरान शुभकामनाएं भी दी। हम इस समय मौजूद हैं लखनऊ में। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री जी नकुल दुबे जी, और उनके साथ मौजूद हैं यहाँ बसपा के कार्यकर्ता। हम उनसे जानेंगे, आज उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं नकुल दुबे जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अभी मेरे मित्रों ने बताया कि उत्तर प्रदेश में ENI न्यूज़ लॉन्च हो रहा है, तो मैं आप सब लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से यही कामना करता हूं कि इस उत्तर प्रदेश में जो चारों तरफ एक भय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, दुराचार का वातावरण बना हुआ है, उसको मुक्ति दिलाने में आपका ये न्यूज़ चैनल काफ़ी आगे बढ़ेगा और आप निष्पक्ष होकर के पूरे उत्तर प्रदेश के जनमानस में ये संदेश देने का कार्य करने में कामयाब होंगे कि ENI न्यूज़ ने पूरे अपने उसमें जो है सबको निष्पक्ष समाचारों से अवगत कराया है। और मैं ये भी कामना करूंगा ईश्वर से कि आप कभी भी, जब तक आपका ये चैनल रहे, वैसे तो हमेशा के लिए रहे, ये कभी भी गोदी मीडिया की श्रेणी में न गिना जाए और आपकी निष्पक्षता पूरे प्रदेश में कायम रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नकुल दुबे जी, आपने हमें शुभकामनाएं दी, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। इसी के साथ मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे कि लोगों का सवाल है आजकल कि बसपा काफ़ी टाइम से पब्लिक की नज़रों में नहीं आ रही थी, काफ़ी समय से दूर थी पब्लिक की नज़रों से, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यद्यपि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं सिर्फ आपको शुभकामनाएं ही दे सकता हूं, लेकिन अगर आपने ये सवाल कर ही दिया है तो इसका जवाब यही है कि मीडिया में आ जाना, पब्लिक की निगाहों में आ जाना नहीं होता है। जो मीडिया का हाल उत्तर प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान में है, ये किसी से छिपा नहीं हुआ है कि मीडिया किसको पब्लिक में दिखाती है, किसको पब्लिक में नहीं दिखाती है। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के सानिध्य में मुझे 23 जुलाई सन 2021 से लगभग 50,000 किलोमीटर की यात्राएं करके हम लोगों ने कम से कम नहीं तो 60-70 लाख लोगों के बीच में मीटिंगें की होंगी और इसका पूरा डाटा हमारे पास मौजूद है, पूरा डिटेल हमारे पास मौजूद है। और प्रत्येक मीटिंग में हमारे सलीम भाई भी हैं, हमारे राकेश सोनकर जी भी हैं, आप सब लोग भी उस मीटिंग के, कई मीटिंगों के हिस्सा आप लोग भी रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि हम जड़ों में हैं,
हम उस जड़ में हैं कि हम चाहेंगे तो पूरा पेड़ आपको हरा भरा दिखाई पड़ेगा, और हम चाह लेंगे तो आपको वो पेड़ दिखाई पड़ेगा। जी धन्यवाद नकुल दुबे जी। मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। इसी के साथ कैमरामैन शर्मा जी के साथ आयुष राठौर, ENI न्यूज़। सूबे में सियासी दंगल के बीच बसपा भी चुनावी मैदान में है। इस दौरान पार्टी के टिकट पर लखनऊ से पार्टी प्रत्याशी आशीष कुमार सिन्हा भी चुनावी मैदान में हैं, जो इस बार बसपा की सरकार बनाने का दावा करते हैं। बसपा की नीतियों को लेकर ENI संवाददाता अंशी मिश्रा ने प्रत्याशी से खास बात की। नमस्कार, ENI न्यूज़ में मैं अंशी मिश्रा आपका स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ खड़े हैं आशीष कुमार सिन्हा, जो कि BSP के कैंडिडेट मेंबर हैं। मैं इनसे पूछना नमस्कार आशीष सिन्हा जी। नमस्कार मैडम, मेरा नाम आशीष सिन्हा है। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि आप पहले एडवोकेट थे, और ऐसा क्या हुआ जिससे आपने सोचा कि अब आपको राजनीति में आना है? राजनीति में आने के लिए बहन जी, माननीय बहन जी ने जो विश्वास जताया है हमारे ऊपर, और लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए मैंने सोचा कि राजनीति में आना चाहिए। मैं जुड़ा तो BSP में बहुत पहले से ही हूँ, लेकिन जो पार्टी कार्यकर्ताओं ने और माननीय बहन जी ने जो हम पर विश्वास जताया, तो उन्होंने कहा कि आपको राजनीति में आना चाहिए, अधिवक्ताओं को आगे बढ़ कर के आना चाहिए। इसी वजह से मैं राजनीति में खुल करके आ गया हूँ। माननीय बहन जी के शासन में हमेशा से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहा है, और अभी कहीं ना कहीं मुझे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं दिखाई दे रहा है। विधायक माननीय बहन जी ने ही ये जनता दरबार वाला मामला स्टार्ट किया था, जो कि अभी मौजूदा विधायक, मौजूदा मंत्री ये जनता दरबार भूल चुके हैं, जनता के बीच में नहीं आ रहे हैं, जनता की समस्याएं नहीं सुन रहे हैं। यही मेन मुद्दा मैं लेके जाना चाहता हूं कि कम से कम जनता दरबार लगाएं, जनता की समस्याएं सुने, जनता के बीच में आए, जनता को जाने, जनता की बातें सुने, तभी जनता का भला कर पाएंगे। जनता के चुने हुए सेवक हैं, उनको जनता के बारे में सोचना पड़ेगा। तो आपके हिसाब से BSP कितनी सीट पे अपना हक इस बार जता पाएगी? इस बार हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। हमेशा से बहन जी के ऊपर, बहन जी के शासन को आज भी लोग बहुत ज़्यादा याद करते हैं, और अब की बार हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। एक सवाल मेरा आपसे और रहेगा कि आपका क्या कहना है, कल सीमा कुशवाहा जी, जो कि निर्भया केस की वकील रह चुकी हैं, जिन्होंने केस लड़ा और केस जिताया, उन्होंने आपकी पार्टी कल ही BSP ज्वाइन करी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? निर्भया केस की एडवोकेट वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और एक एडवोकेट होने के नाते उनको हर चीज़ मालूम है। हम एडवोकेट इस बात को जान रहे हैं कि कहाँ क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कानून के बारे में क्या चीज़ सही है। सारे के सारे एडवोकेट्स जितने हमारे अधिवक्ता बंधु हैं, सब के सब बहुजन समाज पार्टी को बहुत ज़्यादा जानते हैं, बहुत समझते हैं, और वो सब के सब इस बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये एक शुरुआत है जो हमारी वरिष्ठ अधिवक्ता मैडम आई हैं। अभी आप देखिए आगे आगे कितने एडवोकेट जुड़ते हैं, किस तरीके से करते हैं, सब के सब खुल करके भाजपा का सपोर्ट कर रहे हैं। मैं स्वयं एक अधिवक्ता हूं, और जितनी जल्दी होगा अभी आपको पता चल जाएगा। मैं सीमा कुशवाहा जी के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। सीमा कुशवाहा जी एक विश्वविख्यात लेडी हैं, महिला हैं, और उनके बारे में सभी लोग जानते हैं कि निर्भया गुजर कांड में उन्होंने 4 दोषियों को फांसी दिलाई थी जी। और कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत सारी पार्टियां थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी से प्रभावित होकर के, बहन कुमारी मायावती जी से प्रभावित होकर के उन्होंने बहुजन समाज पार्टी ही चुना। इसलिए चुना कि उन्हें लगता है कि जब बहन जी की सरकार थी, लाइन आर्डर इतना मजबूत था कि उस समय लड़कियां 12 बजे 1 बजे निकल के जाती थी। कभी भी आपने देखा होगा वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती थी जो भाजपा और सपा के राज में करनी पड़ रही है। और सीमा कुशवाहा जी एक वो नाम है जो महिलाओं को सम्मान के साथ साथ ताकत भी देने का काम बहुजन समाज पार्टी में आने वाले समय में करने वाली है। ये हर पार्टी के लोग मानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में बहन कुमारी मायावती जी का जो लाइन आर्डर था उसका कोई तोड़ नहीं है, और आज भी चर्चा होती है तो केवल उनके लाइन आर्डर की होती है। और मैं फिर एक बार आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि बहन जी ने उस झोपड़ी से उठा करके लोगों को काशीराम आवास योजना देने का काम किया, और लोगों के पास आज अगर छत है तो ये योजना बना करके किसने दिया? बहन कुमारी मायावती जी ने दिया। बच्चों को स्कॉलरशिप
देने का काम बहन कुमारी मायावती जी के समय में हुआ। एजुकेशन उस समय का देख लीजिए और आज का एजुकेशन देख लीजिए, सारे स्कूलों में स्कॉलरशिप बंद कर दी गई। आज के समय में गरीब बच्चा, माँ बाप किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाएं। धीरे धीरे इस देश का दुर्भाग्य कह लीजिए कि सारा प्राइवेटेशन होता जा रहा है। अगर जब सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा तो जो पढ़ा लिखा नौजवान है वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा, वो किस तरह से नौकरी पाएगा। आज की डेट में आप बता दीजिए नौकरियां कितनी निकल रही हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक आयोग था जिसमें बच्चे एग्ज़ाम दे करके कोई पीसीएस बनता था, कोई आबकारी इंस्पेक्टर बनता था, कोई तहसीलदार बनता था। लेकिन 5 साल से क्या हो रहा है कि जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं कहीं ना कहीं वो सुप्रीम कोर्ट में जा कर के अड़ंगा लगा करके उसको रोक दिया जा रहा है। 5 साल से कोई भर्ती ही नहीं हुई, बेरोज़गार कहाँ चला जाएगा। तो ये हालत है हमारे देश की, और इसमें नौजवान युवाओं को भी सोचना पड़ेगा और उन लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि आने वाले समय में वो गुलामी की तरफ धीरे धीरे ले जाया जा रहा है, संविधान को ख़त्म किया जा रहा है। अगर संविधान वाकई बचाना है तो बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का सभी लोगों को संकल्प लेकर के एक साथ लग जाना चाहिए। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी आशीष कुमार सिन्हा जी, कि जैसा कि आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी के मेंबर हैं, तो आप उनकी नीतियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनकी नीतियाँ, अब हम बहन कुमारी मायावती जी के बारे में बता दें आपको। सबसे पहले तो बहन कुमारी मायावती जी का शासन सबसे बढ़िया था। हम उन्हीं की नीतियों के आधार पर ही चलेंगे। पार्टियों की जो नीति है, हमारी पार्टी की जो नीति है, वही सबसे सर्वश्रेष्ठ थी। आज भी जनता सभी जानती है कि बहन कुमारी मायावती जी के शासन में उनका ही शासन सबसे बढ़िया था। इनकी नीतियों के अंतर्गत आप देखिए कि जो भैया ने अभी बताया, सोनकर साहब ने, कि छात्रवृत्ति बंद हो गई है, छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, हर अभिभावक परेशान है, प्लस भर्तियाँ नहीं हो रही हैं। अब नीतियों के बारे में आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकती हैं कि कहाँ तक नीतियाँ सफल हो रही हैं। बहन कुमारी मायावती जी के शासन में क्या मामला था, किस तरीके से सुशासन चल रहा था, किस तरीके से लोग खुश थे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन था, पुलिस बिल्कुल ठीक काम कर रही थी, जिसको दिक्कत होती थी वो सबसे पहले काम किया जाता था। तो उनकी नीतियों से कहीं ज़्यादा अच्छी नीतियाँ हमारे शासन। तो आशीष कुमार जी, आपको नहीं लगता है कि जैसे अभी सिचुएशंस चल रही हैं उसके पीछे कोविड भी एक रीज़न हो सकता है? कोविड रीज़न है, लेकिन उसके पीछे ये भर्तियों को रोकना या छात्रवृत्ति बंद कर देना, ये कोई रीज़न नहीं है। हम कोविड के नियमों का पालन करते हुए अपनी जितनी भी हमारी संगोष्ठियाँ होनी हैं उन सब में कोविड नियमों का पालन कर रहे हैं। लोगों को, अपनी जनता को अपनी बात फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचा रहे हैं और उनसे उनकी राय मांग रहे हैं कि आप इसमें और क्या बदलाव चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं कि हम और क्या अच्छा कर सकें इसके अंतर्गत। सब कुछ कोविड के नियमों के अंतर्गत ही करना है। मैं उस पर एक बात और बता दें, जैसे आपने एक सवाल पूछा जी कि कैसे करेंगे। जी बहुजन समाज पार्टी का कैडराइज वर्कर बहुत है। हमारे एक सेक्टर में 10 बूथ हैं और 10 बूथ में हर एक बूथ पे कम से कम 7 पदाधिकारी है और 7 पदाधिकारी का मतलब आप समझ रहे हैं कि 70, एक सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, और 70 वर्कर है हमारा, तो वो 70 वर्कर डोर टू डोर जा कर के मेहनत कर रहा है। हम लोग कभी भी मीडिया के माध्यम से, जब से हमारी पार्टी बनी है, मीडिया ने कभी हमको तवज्जो दिया ही नहीं, मीडिया ने कभी हमें महत्व दिया ही नहीं, लेकिन हमारे वर्करों ने दिन रात मेहनत करके आज की डेट में 4 बार बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया। हमारा कैडर वोट काम चल रहा है, हमको कोई दिखाए न दिखाए, हम मजबूती के साथ अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पे बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे और 2007 में भी बहुजन समाज पार्टी को दिखाया गया था कि 35 और 40 सीटों से ज़्यादा नहीं मिलेगी। हमने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी और आने वाले समय में ये आप देखेंगे कि जब 10 मार्च को वोट खुलेंगे, जब गिने जाएंगे, तब आप देखिएगा कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके लोगों के कल्याणकारी योजनाएं लागू करेंगे। तो आपके हिसाब से इस बार सीएम का चेहरा कौन होगा? अब बहन कुमारी मायावती। बहुजन समाज पार्टी में एक हमारी लीडर है, एक ही मुखिया है हमारी, वही हमारी नेता है, वही मुख्यमंत्री बनेंगे।
चलिए, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, आपकी पार्टी को शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ आशीष कुमार सिन्हा जी थे और इनकी पार्टी और खूब ज़ोर शोरों से काम चल रहा है, मेहनत कर रहे हैं। इसके साथ मैं आंशी मिश्रा अलविदा लेती हूँ। कैमरामैन दीपक के साथ आंशी मिश्रा, लखनऊ। बूथ विस्तार के तहत एमपी के उमरिया पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान पर कहा कि वह क्या आजादी की लड़ाई लड़ेंगे। उनको इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। देश में कई सालों तक राज करने के बाद राजीव गांधी को पद्मश्री पुरस्कार दे दिया गया, जबकि जिनके नाम पर राजनीति की जा रही है। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष ने एक आदिवासी समनू कोल के घर खाना भी खाया, तो वहीं उन्होंने पठारी क्षेत्र में हितग्राही सम्मेलन को संबोधित भी किया। कार्यकर्ता समनू कोल जी, उनके घर अभी आया था और बड़े प्रेम के साथ अलग ही प्रकार का आनंद इस बात में अनुभव होता है कि अपने कार्यकर्ता के यहाँ हमारे जनजाति बंधु हैं, उनके साथ भोजन किया है और उनका जो मकान है वो प्रधानमंत्री आवास योजना में उनको मिला है। तो हमारे एक माननीय प्रधानमंत्री जी के योजना के हितग्राही के तौर पर आज मैं उनके बीच उनके घर से अभी भोजन करके निकला हूँ। तो ऐसे लगातार संपर्क जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं अन्य अन्य वर्गों के लोगों के साथ, अभी हमारे हितग्राहियों का एक सम्मेलन भी है, बूथ सम्मेलन हुआ है, बैठकें हुई हैं। ऐसे लगातार अभियान पूरा इस आज का दिन इस बूथ पर 204 बूथ मैंने यहाँ पर लगाया है। संभल की चंदौसी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदारों में से एक सपा नेता सतीश प्रेमी का टिकट कट जाने के बाद उनका दर्द झलककर सामने आया, जिसमें वीडियो में नेताजी समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये वीडियो लखनऊ से वापस जाते समय सोशल मीडिया पर अपलोड की गई थी। अब वीडियो के वायरल होने के बाद सपा खेमे में हलचल है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता सतीश प्रेमी बीते कई सालों से जनता के बीच में रहकर पार्टी की सेवा कर रहे थे। तो अब पार्टी ने चंदौसी विधानसभा सीट से बिमलेश कुमारी को प्रत्याशी घोषित कर दिया है, जिसके बाद सपा नेता सतीश प्रेमी का दुख अब झलक कर बाहर दिखने लगा है। मैं सतीश प्रेमी, आपका बेटा, आपका साथी, आपका दोस्त, इस उम्मीद के साथ था कि समाज पार्टी में रह के ईमानदारी से काम किया, लेकिन मैं चाहता था कि चंदौसी विधानसभा क्षेत्र के एक बार सेवा कर सकूं, आपका बेटा बनके, दोस्त बनके, साथी बनके। लेकिन जिस पार्टी में मैं ईमानदारी से रहा, वहां पैसे की कदर थी, अय्याशी के संसाधनों की कदर थी। मैंने जीवन भर न तो पैसा कमाया, न अय्याशी के संसाधन इकट्ठे किए। मैं कोशिश करता रहा कि क्षेत्र की एक बार सेवा करता हूं, जिस लायक था, जैसा भी था, आपका बेटा था, आपका दोस्त था, आपका साथी था। लेकिन मैं आज फेल हो गया। मैंने कभी जाति और धर्म को प्राथमिकता नहीं दी। मैंने कोशिश की कि मैं आपके दुख सुख में साथ हो सकूं, आपको अपने दुख सुख का साथी बना सकूं। लेकिन जिस उम्मीद के साथ अखिलेश यादव जी के साथ एक लंबे समय से समाज पार्टी में रहा, वहां पैसे की कदर थी, वहां संसाधनों की, ऐसी संसाधनों की कदर थी। लेकिन मैं इस उम्मीद के साथ आपसे ये अपनी किस्मत को कोसते हुए कि आज मेरे पास आप क्षेत्र के बुजुर्गों के अलावा, नौजवान साथियों के अलावा कोई नहीं है, ना मां ना बाप। लेकिन ये उम्मीद जरूर करता हूं कि आप मेरे साथ खड़े रहोगे, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। मैं आज चंदौसी से, लखनऊ से चंदौसी वापस लौट रहा हूं। यूपी में विधानसभा चुनाव के चलते सियासी दंगल तेज है। इसी के चलते प्रत्याशी पूरी ताकत के साथ अपनी बात जनता के बीच में रख रहे हैं। इसी के चलते बरेली की नवाबगंज विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर MP आर्या ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत कर जहां सरकार के कामों को गिनाया, तो वहीं उन्होंने क्षेत्र में विकास का सपना भी दिखाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं ANI न्यूज़। यूपी में होने वाले आगामी चुनावी महासंग्राम को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसके चलते तमाम दावेदार पूरी तैयारियों के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। अगर बात की जाए बरेली की नवाबगंज विधानसभा सीट की, तो नवाबगंज विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट से MP आर्या जी ने ताल ठोक दी है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किन मुद्दों के साथ और किन योजनाओं के साथ इस बार वो जनता के बीच जाएंगे और विकास के साथ, और किन तरह के किस किस सपने को देखकर वो नवाबगंज के बीच आए हैं।
नमस्कार आर्या जी। नमस्कार, स्वागत है आपका ये न्यूज़ में। धन्यवाद आपका। आगे जो आने वाले चुनाव हैं, भाजपा की ओर से आप प्रत्याशी हैं। नवाबगंज की विकास को लेकर आप किस तरह के सपने देखते हैं? देखिए, नवाबगंज के विकास की जहाँ तक बात की जाए तो मुझे लगता है कि पिछली सरकारों में 70 साल में जितने काम नहीं हुए, माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में पिछले 5 साल में विकास के रिकॉर्ड कायम हुए हैं। बहुत सारे काम इस विधानसभा में हुए हैं। मैं उदाहरण के लिए अगर कहूँ तो जहाँ 30-40 साल संघर्ष के बाद में एक दोहा नदी पर पुल बन पाया था बरखेड़ा जाने के लिए, आज अकेले अमीन नगर गाँव के लिए दोहा नदी पर पुल बन गया। रामपुरा पर दूसरा पुल बन रहा है, कैलाश नदी पर जो जागीर पर पुल बन गया, और उसके आगे एक पुल और बन रहा है कैलाश नदी पर। अप्सरा नदी पर बरौर के अंदर एक पुल बना है। पहले भदपुरा ब्लॉक की सड़कें बहुत ज़्यादा ख़राब थीं, अब एक 7 मीटर चौड़ा सड़क नवाबगंज से बहर जागीर तक के लिए बना है, मेथी से लेकर केवड़िया तक बना है। पूरी विधानसभा में सड़कों का जाल बिछ गया है। विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी गुंजाइश है बहुत सारे कामों की। उदाहरण के लिए नवाबगंज में ही एक बस स्टैंड की आवश्यकता है, एक चौड़े रोड की आवश्यकता है नवाबगंज से कोडरा कोठी के लिए। इसके अलावा मेरी प्राथमिकता रहेगी कि नवाबगंज विधानसभा में व्यावसायिक शिक्षा के कुछ अच्छे केंद्र खुलें, जिससे हमारे बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ें। और चिकित्सक होने के नाते प्रयास करूंगा कि नवाबगंज में कोई चिकित्सा का बड़ा संस्थान बने। अगर मेडिकल कॉलेज हो तो बहुत अच्छा है, ना हो सके तो कोई बहुत बड़ा चिकित्सालय, जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों को चिकित्सा सुविधाएं मिल सकें। सर, नवाबगंज की बात की जाए तो बेरोजगारी एक बड़ा समस्या है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है नवाबगंज के लिए। तो युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए आप किन मुद्दों को उठाएंगे और कितने कदम उठाएंगे उनके लिए आप? देखिए, बेरोजगारी का मतलब ये थोड़ी ही है कि हमें सरकारी नौकरी नहीं मिली तो हम बेरोजगार हैं। रोजगार का मतलब तो है हम किसी भी तरह से एम्प्लॉयड हों, काम करते रहें, काम करने वाले हों। इसी के लिए मैंने कहा ना कि व्यावसायिक शिक्षा की तरफ लोगों का ध्यान होना चाहिए। मैं तो इस तरफ पहले से ही काम कर रहा हूँ। मेरा अपना स्वयं का एक कॉलेज है जिसमें फार्मेसी की शिक्षा होती है, पैरामेडिकल की शिक्षा होती है, नर्सिंग की शिक्षा होती है। अरे बच्चे इनमें आएँ, पढ़ें और अपने अपने क्षेत्रों में काम करें। नवाबगंज के जनता आप पर भरोसा करती है, और अगर आप सरकार में आते हैं तो नवाबगंज के विकास के लिए आप किस तरह का सपना देख रहे हैं? किस तरह का विकास नवाबगंज के लिए आप करेंगे? देखिए, मैं नवाबगंज क्षेत्र की जनता को एक आह्वान करना चाहता हूँ कि ज़रा एक बार मौका दें पढ़े लिखे आदमी को, और फिर देखें कि विकास के काम किस तरह से होते हैं और नई नई दिशाएं किस तरह से विकास की तरफ को बढ़ती हैं। मैंने बहुत सारे काम आपको अभी गिनाए, लेकिन ये तो एक झलक है। बहुत सारे कामों की सूची मेरे पास में है, और नवाबगंज विकास की तरफ निश्चित रूप से अग्रसर होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, आप पेशे से डॉक्टर हैं, शिक्षा के संस्थान भी चल रहे हैं आपके। अगर आप सरकार में आते हैं, विधायक बनते हैं, तो जनता की भी जिम्मेदारी आपकी होगी, जनता की समस्याओं को सुनना। तो इन सब के बीच आप सामंजस्य कैसे बिठाएंगे? देखिए, मैं अब से नहीं, सन 1985 में नवाबगंज आया था, तब से चिकित्सा भी करता हूं और समाज सेवा का भी बहुत सारे काम करता हूं। एक कॉलेज का अध्यक्ष हूं आजकल, पहले उसका सेक्रेटरी, आदर्श महाविद्यालय का सेक्रेटरी हुआ करता था। एक शिशु मंदिर का 32 साल तक व्यवस्थापक रहा हूं। विद्या मंदिर का आज भी प्रांतीय प्रतिनिधि हूं। बाकी विद्यालयों में भी मेरी कहीं ना कहीं सहभागिता रहती है। तो सामाजिक काम करना, चिकित्सा का काम करना, ये अपनी पहले से आदत है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर MP आर्या, जिन्होंने भाजपा के टिकट से ताल ठोक दी है, और अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर उनका एक बड़ा सपना है नवाबगंज विधानसभा सीट को लेकर। कैमरामैन निकलास के साथ मैं कुलदीप, ANI न्यूज़ बरेली। इसी के साथ नवाबगंज सीट से कांग्रेस के टिकट पर ताल ठोक रही उषा गंगवार ने भी विकास का वायदा कर जनता के बीच में वोटों की अपील की, तो वहीं अपने जिला पंचायत अध्यक्ष कार्यकाल की उपलब्धियों को हमारे संवाददाता को गिनाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं ANI न्यूज़। यूपी में होने वाले चुनावी महासंग्राम को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसके चलते सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपनी अपनी ताल ठोक दी है, और सभी राजनीतिक दलों के नेता चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। और इस बार के चुनाव में कोई जीत के लिए कोर कसर छोड़ना नहीं चाहता। इसी के चलते अगर बात की जाए बरेली की नवाबगंज विधानसभा सीट की,
तो इस विधानसभा सीट से लड़ती हूँ, लड़ सकती हूँ के संकल्प के साथ आगे बढ़ने वाली कांग्रेस पार्टी की प्रबल दावेदार उषा गंगवार जी हमारे बीच हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किन मुद्दों के साथ और किन वादों के साथ वो जनता के बीच जाएंगी और जनता को जीत का विश्वास दिलाएंगी। नमस्कार उषा गंगवार जी, स्वागत है आपके E9 न्यूज़ में। पहले तो मैं आपके चैनल को स्वागत करती हूँ। देखिए 2002 से लेके अब तक हमारे परिवार में राजनीति रही है और मैं 2 बार जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही हूँ। 2012 में मैं विधानसभा का चुनाव भी लड़ी हूँ। तो विकास कार्यों की तो कहीं जो है कमी रही नहीं है, और जो है कमी रही है वो मेरी सारी नज़र में है। और रहा महिलाओं का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, ये सारे मुद्दों को मैं देखते हुए इसीलिए मैंने जो है ये संकल्प लिया है। मैं कांग्रेस पार्टी में जाके मैंने, बहन जी ने मुझे बुलाया और मैं वहाँ जो उन्होंने जो मिशन चलाया है माननीय प्रियंका जी ने कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो वो ही मिशन मैं चलाना चाहती हूँ यहाँ पर। और क्योंकि मुझे जो है मेरे पूर्व में जो रहे हैं विधायक माननीय हमारे श्री भगवा शरण जी, तो उनका भी काले काल सबने देखा है। और माननीय विधायक जी ने हमारे यहाँ जो करा है, माननीय केसर सिंह ने, वो भी विकास सबने देखा है। और जो मेरे समय में हुआ है वो भी सबने, मेरी जनता ने विकास देखा है। जनता मुझसे रूबरू है। मुझे जनता के बीच ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जाके जनता के बीच जो है मैं बिल्कुल ना ऐसी प्रत्याशी हूँ कि वो मुझे जानते नहीं हैं। सिर्फ मुझे बस अब जब मैंने पार्टी ज्वाइन करी है उसके बाद में मेरी जनता में सारी सूचनाएं पहुंच गई हैं कि उषा गंगवार जी कांग्रेस पार्टी में आ गई हैं। तो मेरी जनता भली बहुत अच्छी तरीके से लगी हुई है। आगे जो आने वाले चुनाव हैं उसमें जनता आप पर भरोसा करती है और जनता आपको वोट देती है। तो सबसे जो बड़ा मुद्दा है इस वक्त का नवाबगंज का, तो वो महंगाई है और बेरोज़गारी है। युवाओं के लिए रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। तो आप अगर जीतती हैं, जनता आपको चुनती है, तो आप युवाओं के रोज़गार को लेकर किस तरह का सपना देखती हैं, क्या करेंगी आप? देखिए माननीय प्रियंका जी ने जो रखा है कि अगर हमें मौका मिलता है, तो उन्होंने रखा है कि पहली बात तो उन्होंने 40% महिलाओं के लिए आरक्षण किया है। दूसरी बात जो है जो उन्होंने जो युवाओं को 20 लाख नौकरी देने की बात करी है। दूसरी बात माननीय प्रियंका जी ने जो है जो हमारी संविदा पर लोग हमारे युवा ये जो भी चल रहे हैं उन्होंने पक्का करने की बात की है। दूसरी बात जो हमारी जो आशाएं बहनें हैं, आंगनबाड़ी बहनें हैं, उनको संविदा पर लाने की बात करी है। लड़कियां मतलब जो लड़कियां जो है हाई स्कूल करेंगी उनके लिए उन्होंने 75,000 की स्कूटी देने की बात की है। दूसरे उन्होंने काश्तकार पर जो भी कर्जा है, चाहे कोई सी बैंक का कर्जा है, सारा कर्जा उन्होंने माफ़ करने की बात की है। और उन्होंने ये कसम खा के बात करी है। उन्होंने अपना एक पत्र बनाया है और उन्होंने कहा है इस चीज़ के लिए कि मेरी 7 राज्यों में सरकार चल रही है। अगर ये चीज़ लागू ना हो, अगर मेरी कोई बात को एक झूठा मानते हो, तो मेरे जो 7 राज्यों में जो मेरी सरकार चल रही है वहाँ आप फ़ोन करके ये बात मालूम कर लीजिए कि ये चीज़ लागू है या नहीं है। तो ये बताइए कि इतने विश्वास के साथ माननीय प्रियंका जी ने अपनी बात रखी है, तो जनता वो तो रूबरू मैं हो गई। मैंने ये संकल्प ले लिया कि जो भी मेरा जीवन बचा है, मेरा जीवन सारा माननीय प्रियंका जी के अर्पण है। तो ये थी नवाबगंज की जनता के बीच एक समाज सेविका की पहचान रखने वाली और 2 बार जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी उषा गंगवार जी, जिन्होंने कहा है कि वो अगर चुनी जाती हैं तो अच्छी शिक्षा व्यवस्था, उत्तम स्वास्थ्य व्यवस्था और महंगाई जैसे बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों को वो कम करने की, उनका समाधान निकालने की कोशिश करेंगी। कैमरामैन इगलास के साथ मैं कुलदीप, E9 न्यूज़ बरेली। आपका शहर आपकी खबर में आपने देश और प्रदेश की दिन भर की खबरों को देखा। हम कल फिर मिलेंगे प्राइम टाइम में E9 न्यूज़ नेटवर्क पर। नमस्कार।
है।